ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वास्थ्य श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना, उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 214 करोड़ 55 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ गए हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर सूर्यकांत का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर सूर्यकांत, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी। डॉक्टर सूर्यकांत, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। बस मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आवाज मेरी बढ़ सकती है क्या? जी बिल्कुल जी। अब आपको क्लियर सुनाई दे रहा है सर? हाँ, थोड़ा बेटर हुआ। जी। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर सूर्यकांत से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 यानी दिल्ली का कोड 01123421764 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर सूर्यकांत, अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे कि इस समय देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत 15 जुलाई से 75 दिनों की 75 डेज की कैंपेन चल रही थी, जिसमें प्रिकॉशनरी डोज जो है वो सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में लगाई जा रही है और इसकी जो मियाद है वो 30 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें ये एज ए कैंपेन जो है इसको किया जा रहा है। और अब जब ये अपने अंतिम दिनों की तरफ बढ़ रही है, तो आप क्या कहेंगे हमारे युवाओं से और उन लोगों से जिनकी प्रिकॉशनरी डोज ड्यू है लेकिन उन्होंने अभी तक लगवाई नहीं है? देखिए, पहले तो मैं श्रोताओं को ये बता दूं कि दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है कि जिसने 16 जनवरी 2021 से, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। हाँ, 16 जनवरी 2021 से अपना कोविड के खिलाफ टीकाकरण प्रारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उस दिन लॉन्चिंग की और तब से लेकर अब तक कोविड में, चाहे वो प्रथम चरण हो, द्वितीय चरण हो, चाहे अब ये प्रिकॉशनरी डोज हो, ये पूरी तरह से निःशुल्क कार्यक्रम किया है और दुनिया का फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया ने चलाया है जी। तो सबसे पहले तो हमारे भारतवासी जिन्होंने इस टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और मैं आपको बता दूं कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है, जिस दिन लॉन्चिंग हुई थी इस टीकाकरण की 16 जनवरी 2021 को, तो मैंने अपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले दिन और पहला टीका लगवाया था जी। और इसीलिए उसके बाद मैंने एडवोकेसी भी की। इसलिए नेशनल हेल्थ मिशन ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, और पूरी तरह से हम लोगों ने समाज में जाकर सक्रिय भागीदारी निभाई और इसी का फल है कि आज 200 करोड़ से ऊपर डोजेज लग चुकी हैं। और ये जो स्पेशल प्रोग्राम है, मैं अपील करूंगा कि ये बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, बिल्कुल जब लास्ट में कोई चीज रह जाती है, उसका समापन अगर अच्छा न हो तो उद्घाटन का मजा खत्म हो जाता है। तो उद्घाटन का मजा बिल्कुल अंत तक बना रहे, समापन बना रहे। तो आज 13 सितंबर है, अभी भी 17 दिन है, 30 सितंबर तक ये स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है प्रिकॉशनरी डोज का, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए मेरा आपके श्रोताओं से सभी निवेदन है, अपील है, डॉक्टर सूर्यकांत के होने के नाते भी और आपके ऑल इंडिया रेडियो के से जुड़ाव के कारण भी और कोविड वैक्सीनेशन के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते भी, कि आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक इस डोज का फायदा नहीं उठाया है वो कृपया अवश्य लगा लें। इसमें मैं कहूंगा कि एक एक्स्ट्रा सुरक्षा की गारंटी है और जो इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी छोटे मोटे केसेस कोविड के आ रहे हैं, पूरी तरह से कोरोना फ्री स्टेट हमारा नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी भी ये प्रिकॉशनरी डोज बहुत जरूरी है जी। और डॉक्टर सूर्यकांत, अगर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आपका जो पल्मोनरी मेडिसिन है उसमें एक बहुत लंबा अनुभव रहा है और आप देश के जाने माने जो फेफड़ों के विशेषज्ञ हैं, तो
हम कहते हैं कि इसके पहले बहुत ज्यादा दिल की बात होती थी, हार्ट की बात होती थी, लेकिन कोविड के बाद से अब लंग्स जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट और एक वाइटल ऑर्गन हो गया है, और हर आदमी अपने की जो टीआरपी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप यूं कह लीजिए, शर्मा रहे मैं कह देता हूँ। तो देखिए, इसलिए कि 2.5 साल में कोविड ने अटैक किया है, तो वो फेफड़े पर अटैक किया है जी। जो हमारी प्रॉब्लम, गंभीर समस्या बनी, वो तभी बनी जब फेफड़े में निमोनिया हुआ या फिर ARDS हुआ, इस तरह की समस्या आई, ऑक्सीजन की कमी आई। तो इसलिए लोगों ने महत्व समझा फेफड़े का भी, और लोगों ने महत्व समझा पल्मोनोलॉजिस्ट का भी। और यहाँ पे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देखिए, भगवान ने हमें बेहद खूबसूरत अंग दिए हैं, बहुत सारे अंग दिए हैं, लेकिन फेफड़े की महत्ता इसलिए अलग से हो जाती है कि आप देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो सब घर परिवार के लोग इंतजार करते हैं कि बच्चे की रोने की आवाज सुन जाए। क्यों? क्योंकि बच्चा पहली सांस लेता है तब बच्चा रोता है, और बच्चा तो रोता है, लेकिन डॉक्टर खुश होता है, डॉक्टर हंसता है, नर्स हंसती है, जितने हेल्थ केयर वर्कर हैं डिलीवरी रूम में वो सब हंसते हैं, और घर वाले भी हंसते और मुस्कुराते हैं। तो ये है जीवन की पहली सांस की इम्पोर्टेंस। हमारा जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से, हमारे जीवन का अंत होता है अंतिम सांस से, और इन्हीं सांसों के बीच में हमारा जीवन चलता है। इसलिए हमारे जीवन में फेफड़े का बहुत महत्व है। और हम हम सांस लेते कहाँ से हैं? इसी वातावरण से लेते हैं। इसलिए वातावरण को शुद्ध रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम शुद्ध वायु लेंगे तो हमारा फेफड़ा शुद्ध रहेगा, और हमारा फेफड़ा शुद्ध रहेगा तो ऑक्सीजन पूरे शरीर को देगा, और ऑक्सीजन पूरे शरीर को देगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि दिन भर में हमको 350 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है सामान्य रूप से जिंदा रहने के लिए, और उसके साथ साथ हमारी जितनी एक्टिविटीज होती हैं उनको पूरा करने के लिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या और कोई एक्टिव वर्कर है तो आपको और भी थोड़ा सा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। तो इस ऑक्सीजन की महत्व को समझिए, फेफड़े के महत्व को समझिए। और हाँ, एक शर्त है, अगर आप सांस लेंगे, क्योंकि सांस हम इसी फेफड़े में लेते हैं जी, अगर सांस आप अशुद्ध लेंगे तो हमें वायु प्रदूषण से अपनी सांसों को बचाना है, फेफड़े को बचाना है। जी बिल्कुल। अब कई लोग जो हैं वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो मुझे मार अपने जो फेफड़े हैं वो उनको काला कर देते हैं। भगवान ने गुलाबी रंग के खूबसूरत फेफड़े दिए हैं, और जो लोग सिगरेट पीते हैं, मैं आपको बता दूं, एक डेटा है कि इस देश में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, या तो बीड़ी या सिगरेट या चिलम या हुक्का। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं हमारे देश में, और ये सब अपना स्वस्थ गुलाबी रंग के फेफड़े को काले फेफड़े में, गंदे फेफड़े में, अशुद्ध फेफड़े में कन्वर्ट कर देते हैं, और जन्म देते हैं बहुत सारी बीमारियों का। 40 तरह के, आप सोचिए, तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीकर सेवन करने से 40 तरह के कैंसर और 25 तरह की अन्य बीमारियां, पूरा का पूरा 65 का पैकेज। तो कृपया ऐसा मत करें, शुद्ध वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। हर वो काम करिए जिससे वातावरण का शुद्ध होता हो, हर वो काम रोकिए जिससे वातावरण अशुद्ध होता हो। और हाँ, धूम्रपान तो बिल्कुल मत करिए। तंबाकू का सेवन या किसी भी नशे का सेवन, स्वस्थ रहने के लिए कोई भी नशा आप सेवन करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए ऐसा मत करिए। जी, और डॉक्टर सूर्यकांत, आपकी इन्हीं सब बातों से, जिस तरीके से आप समझाते हैं, पूरे देश के हमारे जो लिसनर्स हैं वो आपसे बहुत प्रभावित होते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। और अभी हमारे स्टूडियोज में तमाम कॉल्स आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि एक लिसनर की कॉल ले लेते हैं, इसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अशोक सिंह पश्चिम बंगाल से कॉल कर रहे हैं, तो बहुत हमारे दूर से ये श्रोता जुड़े हुए हैं। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी अशोक जी बताएं। हेलो। हाँ जी अशोक जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत जी से और सिद्धार्थ जी से मैं पहले अंतरात्मा से मैं नमस्कार जनाना चाहता हूँ। मेरे बहुत बहुत नमस्कार जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सर जी, ऐसा है कि मेरे 57 एज है, मैंने तीनों डोज लगा चुके हैं। जी। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होते हैं, मतलब जैसे पूरी शरीर में जोड़ जो जहाँ जहाँ भी है, तो उनमें से बहुत पीड़ा महसूस होता है। और दूसरी बात है सर, कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं चलते फिरते रास्ते में चलता हूँ तो 1 सेकंड के लिए ऐसी मेरे चक्कर सा आता है
कि मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मैं कृपया ये दोनों सवाल की मुझे जवाब दीजिए। और दूसरी बात है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जी अशोक जी, मैं बस खाली आपसे ये पूछूंगा कि आप धूम्रपान तो नहीं करते हैं, कोई नशा तो नहीं करते हैं, तम्बाकू तो नहीं खाते हैं, या आपको कोई बीपी और शुगर की शिकायत तो नहीं है? सर जी, मैंने आज तक ना शुगर है, ना मेरे को ये मधुमेह है, ना कोई ये मेरे को कुछ जानकारी नहीं। मैंने कभी कोई ये टेस्ट करवाया नहीं। अच्छा, नशा भी नहीं किया है कोई? नशा करते थे पहले बहुत सारे, लेकिन वो नशा छोड़ दिया मैंने। और छोड़ दिया, बहुत अच्छा। थोड़ा बहुत मैं नशा करता हूँ, वो भी तम्बाकू मतलब कभी कभार खा लेता हूँ। हाँ, बस यही नशा है मेरा। तो देखिए, आपके सिर्फ हर जोड़ में प्रॉब्लम है या सिर्फ घुटने के जोड़ में प्रॉब्लम है? सर जी, जैसे पाँव के जो पैरों का जो जोर है ना, वहाँ से शुरू होता है। उंगलियों का जो जोर है वहाँ तक ऐसी दर्द होता है, कभी कभी बहुत बेचैन कर देता है मुझे। ठीक। अशोक जी ऐसा है, एक तो आप अपना शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करा लें एक बार, और उसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी की भी जांच करा लें। जब आप जांच करा ही रहे हैं तो कैल्शियम और विटामिन डी की जांच करा लें, ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करा लें। ऐसा हमें लगता है कि इन्हीं 4 चीजों में से कोई कारण निकलेगा। और दूसरा, आप थोड़ा बहुत जो गुनगुना पानी नमक है उसमें पैर डाल के बैठिए थोड़ी देर के लिए, चाहे सुबह चाहे रात, 5-10 मिनट के लिए गुनगुने पानी नमक में उसमें पैर डाल के बैठिए, थोड़ा सा मसाज करवाइए। हालांकि मैं इन सब चीजों का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं फेफड़े का एक्सपर्ट हूं, फिर भी कोई बात नहीं, एमबीबीएस में तो ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो जितना मुझे जानकारी है उसके आधार पर मैं ये 4 चीजें आपको बताऊंगा। एक तो इन चारों चीज का जांच करवा लीजिए, अपना बीपी एक बार नपा लीजिए, शुगर टेस्ट करा लीजिए, और कैल्शियम और विटामिन डी की जांच करा लीजिए। अगर कम निकलता है, कैल्शियम और विटामिन डी अक्सर भारतीयों में कम निकलता है, तो कैल्शियम और विटामिन डी आप सेवन कर लीजिए कुछ दिनों के लिए। और उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि गुनगुना पानी नमक करके आराम से थोड़ा पैर डालिए, आज ही करके देखिए। अभी बोलिए आप कि गुनगुना पानी नमक करें और थोड़ा 10 मिनट डालिए। बिल्कुल। आप देखिए थोड़ा सा एकदम कम से कम रुपए में आपको 10-20 पैसा 10 to 20% तो आपको फायदा आज ही होने वाला है। और बाकी आप ये जांच करा के और डॉक्टर सूर्यकांत, और हाँ, 13 दिन बाद दुर्गा पूजा शुरू हो रही है। आपको बहुत बहुत दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी डॉक्टर सूर्यकांत, अब हम अक्षत जो हैं दिल्ली से ये जानना चाहते हैं कि जब मौसम में बदलाव होता है तो कई बार उनको चिस्ट में कंजेशन हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ये अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं क्या? और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये एलर्जी तो नहीं, और इसके बचाव की क्या मौसम बदलने पे अगर कंजेशन होता है, चेस्ट टाइटनेस होती है, छींकें आती हैं, गला खराब होता है, चलने में थोड़ा भारीपन लगता है, सांस फूलती है या सूखी खांसी आने लगती है, तो ये सब लक्षण हैं जो अस्थमा को इंडिकेट करते हैं। जी। तो आप जो है वो किसी चेस्ट रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें, और नहीं तो आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप एम्स दिल्ली में दिखा सकते हैं। वहां पर पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है चेस्ट रोग विशेषज्ञों का, वहां आप दिखा सकते हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज है महरौली दिल्ली में, वहां आप दिखा सकते हैं। 3 बड़े सरकारी संस्थान हैं, इनमें आप दिखा सकते हैं। और वहां पर जो है वो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी ऐसा डॉक्टर है जो मुझे ना जानता हो। तो आप मेरा नाम लेके मिल लीजिए किसी भी डॉक्टर से, चाहे एम्स दिल्ली में जाएंगे आप, या पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, या NITRD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज में, तीनों में जाइएगा। सब हमारे मित्र लोग हैं, या सीनियर हैं या जूनियर हैं, कलीग हैं, तो उन सबको बोल दीजिएगा और कहना कि डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा था इसलिए मैं दिखाने आया हूँ मेरा भाई, देखिए कि अस्थमा तो नहीं है, और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लिख दिया जाएगा जांच करके। और उसके आप एकदम अस्थमा निकलता भी है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन को अस्थमा है, सौरभ गांगुली को अस्थमा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। न कभी सौरभ गांगुली ने कहा कि मेरा चेस्ट में भारीपन हो रहा है छक्के लगाने के बाद, न कभी अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोलने के बाद कहा कि मेरी सांस फूल रही है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अस्थमा का बहुत बेहतर इलाज होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ उसी तरह आपकी रहने वाली है जिस तरह किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हुए, बता दें कि स्वास्थ्य श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। और डॉक्टर सूर्यकांत, हमने कोलकाता हम गए, हम तो वापस दिल्ली लौटे, और अब हम चलते हैं हिमाचल की वादियों में और कुल्लू में बात करते हैं राजू सिंह से। हेलो राजू जी, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। जी राजू जी, बताइए।
सर मेरा प्रश्न ये है कि अभी सर पीछे आया था कि न्यूज में, अखबार में आ रहा है कि सर बूस्टर जो डोज में जो है कि अभी भी सर लोगों की उदासीनता है, तो इसका क्या कारण है सर? जी बिल्कुल सर, इतने लोग पढ़ने के अभी भी उदासीनता है, इसका क्या रीजन आप समझते हैं? देखिए, मानव स्वभाव है कि जैसे ही इमरजेंसी ओवर होती है वो ढीला पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा सुस्त पड़ जाए तो इसके हम और आपको मिलकर इसको जगाए रखना है। और इसीलिए देखिए, सिद्धार्थ जी, ऑल इंडिया रेडियो, डॉक्टर सूर्यकांत और आप सब मिलकर ये मुहिम छेड़े हुए हैं कि अभी भी देखिए रात के 9:30 और 10 बजे हैं और इस समय भी हम लोग जो है वो जागरूकता की बात कर रहे हैं, प्रिकॉशनरी डोज की बात कर रहे हैं। तो इस सुस्ती को हमें नहीं आने देना है। जो लोग अभी भी सुस्ती बनाए हुए हैं उनको थोड़ा सा जगाना है और उनको कहना है कि देखिए भाई, अभी लड़ाई पूरी तरह से आपने जीती नहीं है और अभी भी कुछ कोविड के केसेस आ जाते हैं। तो इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी इम्यूनिटी के लिए है, और आप सुरक्षित रहेंगे तो घर वाले सुरक्षित रहेंगे, आपके मित्र लोग सुरक्षित रहेंगे, जो आपके कार्यालय में साथ काम करते हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो सिर्फ आप प्रिकॉशनरी डोज ले लेते हैं तो सिर्फ उससे आप ही सुरक्षित नहीं रहते, बल्कि सुरक्षा का ये जो घेरा है वो आपके आसपास भी आ जाता है। तो इसलिए प्रिकॉशनरी डोज जरूर लगाएं। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि लोग सुस्त हुए हैं, और लेकिन उनकी सुस्ती को हमें भगाना है। जागरूकता जो ऑल इंडिया रेडियो कर रहा है, जो भारत सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और सिद्धार्थ जी हम सब मिलकर कर रहे हैं, उस मुहिम में हम सबको शामिल होना है और सबको हमें सक्रिय बनाना है। जी, और डॉक्टर सूर्यकांत, चलते हैं गुरुग्राम और बात करते हैं सुभाष जी से और जानते हैं उनका क्या सवाल है। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी बताएं सुभाष जी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता था सर जी कि डॉक्टर साहब को नमस्कार सर। जी सुभाष जी नमस्कार। जी सर, मैं सबसे पहले सभी श्रोताओं को ये आग्रह करूंगा कि जो अमृत महोत्सव का ये जो टीका सरकार लगवा रही है फ्री में, इसका फायदा उठाएं, इसका लाभ उठाएं। जी बहुत अच्छी बात कही आपने। छोटा सवाल है, ज्यादा नहीं। ये जो लंग्स होते हैं सर, जो आम में रास्ते वास्ते में कहीं भी धूल वगैरह मान ली नाक के रास्ते तो लंग्स में जाते हैं सर, या कि साइड के कहीं कुछ मतलब साइड वाले फुफ्फुस या कहीं कुछ में चिपके रहते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। धूल वगैरह फेफड़े में चले जाते हैं या कहीं आसपास? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर सूर्यकांत। आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि फेफड़े जो हैं वो उनको भगवान ने इस तरह से बनाया है कि वो शुद्ध वायु वातावरण से लें, उसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर करें और पूरे शरीर में सप्लाई करें, और उसके बाद जो अशुद्ध वायु होती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करें शरीर से और उसको बाहर दें। अब देखिए, प्रकृति ने कितना अच्छा नियम बनाया है कि ऑक्सीजन मिलती है हमें पेड़ पौधों से, और ये ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है पेड़ों के उनके भोजन बनाने में, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की रोशनी में वो अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल के माध्यम से। तो कितना प्रकृति का संतुलन है कि पेड़ पौधे और हम ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने पेड़ काटने शुरू कर दिए, हम वृक्षारोपण नहीं करते। तो इसीलिए हमने यानी डॉक्टर सूर्यकांत ने पिछले कई सालों से एक मुहिम चलाई हुई है कि अगर मान लीजिए छोटा सा छोटा फंक्शन आपके यहाँ है, मान लीजिए बच्चा आपका 10 साल हो गया है, उसका बर्थडे आप मना रहे हैं, तो बर्थडे 10 साल का जो बर्थडे मना रहे हैं वो 10 मोमबत्तियां आप बाद में जलाइएगा, केक बाद में काटिएगा, उस बच्चे से 10 पौधों का पौधारोपण करवा दीजिए। अगर आपकी शादी के 25 साल हुए, मैरिज एनिवर्सरी की आप पार्टी दे रहे हैं, जरूर करिए, हमें बुलाइए, सिद्धार्थ जी को बुलाइए, जरूर आएंगे। और लेकिन आप 25 पौधे जो है वो अपने वो जरूर कहीं पति पत्नी मिलकर लगा दीजिए। तो इस तरह से आप कोई ना कोई शुभ अवसर पर अगर वृक्षारोपण करते रहेंगे तो पिछले 50 सालों में जो हमने 50% फॉरेस्ट इंडिया से गायब कर दिए हैं, पेड़ काट दिए हैं, वो धीरे धीरे हम पेड़ों को एफॉरेस्टेशन की तरफ ले जाएंगे। अभी हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, अब हम एफॉरेस्टेशन की ओर ले जाएंगे, यानी हमारा जो ग्रीनरी है वो बढ़ेगी। ग्रीनरी बढ़ेगी तो हमें वातावरण में शुद्ध वायु मिलेगी। और दूसरा, कोई भी ऐसा काम जिसके कारण वातावरण प्रदूषण होता है वो हम ना करें। चाहे हम अगर ठेकेदार और इंजीनियर हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का पालन करें और उसके अनुसार ये सुनिश्चित करें कि हमारी बिल्डिंग तो खड़ी हो लेकिन उसके आसपास लोगों को वायु प्रदूषण ना हो।
इसी तरह अगर हम उद्योग लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो वो करें। और जिस तरह से नितिन गडकरी साहब ने एक आह्वान कर रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन लें जिससे कि प्रदूषण ना हो, तो हम इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करें। हम वाहन जो कार है उसका शेयरिंग करें, हम मेट्रो से या जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनसे ट्रांसपोर्ट करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हम वातावरण को हम जी बिल्कुल। और डॉक्टर सूर्यकांत फेफड़ों को शुद्ध रखते हैं। जी, और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं और आप जिस तरह से जिस अंदाज में उनको जवाब देते हैं, बहुत सारे लोग पूरे देश से जो है कॉल कर रहे हैं और स्टूडियो की घंटी बजती जा रही है। और इस बीच एक कॉल ले लेते हैं, आपसे चाहेंगे बहुत संक्षेप में उत्तर। मोहम्मद यामीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यामीन जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सर मेरे 2 प्रश्न है। मैं यामीन भाई रेडियो वाला बोल रहा हूँ चिरौड़ी से। हाँ अमीन भाई। सर एक तो मैं ये जानना रेडियो वाला ही नाम लगा लिया है। डायबिटीज वाले जो टेबलेट खाते हैं, परमानेंट खाते रहते हैं, तो वो कितने दिन तक आराम करती है? किसकी टैबलेट खाते रहते हैं? और एक ये जानना चाह रहा था मैं, जैसे किसकी टैबलेट खाते रहते हैं वालों को ही। जी सर, एक सवाल हो रहा है मेरा। जी आप यामीन जी, अगर आप लंग्स से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनकी स्पेशलिटी है वो लंग्स से रिलेटेड कोई सवाल, फेफड़ों से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी सर। जी बताएं। जी जल्दी से सवाल पूछिए। बोलिए। जैसे कि एक ही टेबलेट को ये डायबिटीज वाले खाते रहते हैं। अच्छा, डायबिटीज वाले। जी, क्या वो कितने दिन तक आराम करती है? एक तो ये जानना चाह रहा था। देखिए डायबिटीज की जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। हाँ, इसमें करीब आधा रोल जो है वो आपकी लाइफ स्टाइल का है, आधा रोल टैबलेट का है। और शुरू में अगर आपको डायबिटीज हुई है और अगर अपना वजन नियंत्रित कर लेते हैं, अपना भोजन में नियंत्रण कर लेते हैं और अपनी जीवन शैली बदल लेते हैं, तो आप डायबिटीज रिवर्सल भी कर सकते हैं। दवा आपकी बिल्कुल बंद हो सकती है। मैं आपको कई उदाहरण दूंगा। मेरे मित्र थे, उनको अस्थमा भी था, डायबिटीज भी थी, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ये डायबिटीज की दवाएं छोड़ना चाहता हूँ, 3 दवाएं। तो मैंने कहा ठीक है, आप करीब 20 किलो वजन कम कर लीजिए। और उन्होंने 6 महीने में 18 किलो वजन कम कर लिया और उनकी दवाएं छूट गईं। तो आपकी टैबलेट छूट सकती हैं। आप जो है केवल डाइट और लाइफ स्टाइल और एक्सरसाइज पे आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट से, अपने डॉक्टर से सलाह में आपको ये वजन कम करना, अपना खान पान निर्धारित करना और अपनी लाइफ स्टाइल को एक्टिव बनाना, योगा प्राणायाम करना, ये सब करना पड़ेगा। तो आपकी टैबलेट बंद हो सकती है, छूट सकती है। जी, और अब आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से डॉक्टर सूर्यकांत, क्योंकि अब बात हो रही है लंग्स की, फेफड़ों को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो कई बार बहुत सारी हम घर में एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं, इसके लिए अनुलोम विलोम या दूसरी चीजें करते हैं। तो क्या मतलब एक फेफड़ों को हम स्वस्थ रखने के लिए अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव कर सकते हैं? सिद्धार्थ जी देखिए, फेफड़ों में 2 तरह की बीमारियां होती है। एक संक्रमण की बीमारियां होती हैं और दूसरी जो नॉन संक्रमण यानी नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां होती हैं। जी। अब हम घर के अंदर जो वातावरण है, क्योंकि ज्यादातर हम घर के अंदर ही रहते हैं, 14-15 घंटे तो हम घर के अंदर रहते हैं, तो घर के अंदर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि ना तो ज्यादा घर गंदा हो, यानी न धूल हो, न धुआं हो, न नमी हो, न जाले हो, और न ज्यादा बहुत घर मॉडर्न हो। बहुत ज्यादा पर्दे अगर घर में होंगे, कालीन बहुत घर में होंगी, बहुत मॉडर्न कुत्ते और पेट एनिमल्स होंगे, टेडी बियर होंगे, तो भी घर में एलर्जी और अस्थमा का बढ़ावा देने वाली जो चीजें हैं या जो प्रदूषण है वो घर के अंदर ज्यादा होगा। जी। दूसरी बात, जो अस्थमा के रोगी हैं उनको मैं सावधान कर दूं कि अभी दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, घर की सफाई होगी, पुताई होगी, रंगाई होगी, पेंट होगा, और इन सब से सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, एलर्जी बढ़ जाती है। तो ऐसे रोगी जिनके घर में अस्थमा के रोगी रहते हैं, वो कृपया ये सुनिश्चित करें कि जिस दिन घर में सफाई हो रही हो, जिस दिन पेंट हो रहा हो, पेंट की खुशबू जब तक ना चली जाए कमरे के अंदर, उस कमरे में कृपया ना सोएं या ना रहें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये मौसम, त्योहारों का मौसम आने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। और दूसरा, फेफड़े के स्वस्थ रहने के लिए आपने कहा, तो प्राणायाम जो है वो फेफड़ों को मजबूत बनाता है, वो करते रहिए। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो है, योगा है, वो करते रहिए। और हाँ, अगर कहीं धूल धुआं गर्दा वाले वातावरण में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए। ये मास्क कोरोना से भी बचाएगा, ये मास्क टीबी से भी बचाएगा, ये मास्क निमोनिया से भी बचाएगा, ये मास्क वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों से भी बचाएगा, और ये मास्क पैसिव स्मोकिंग यानी परोक्ष धूम्रपान से भी आपकी
सुरक्षा करेगा। जी, और हमारे एक श्रोता ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमने एलर्जी की बात की है, आयुष हमें दिल्ली से ये लिख रहे हैं कि इन्होंने जो बर्ड्स हैं वो घर में रखी हुई हैं, तो क्या इससे इसके दानों से या बर्ड्स से भी एलर्जी हो सकती है घर के दूसरे मेंबर्स को? मुंबई में कबूतर बहुत होते हैं, कई लोग जो हैं वो बहुत सारे पक्षी पालते हैं, तोता पालता है, कोई कुछ पालता है, और ये बर्ड्स की जो होती हैं इनसे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। और एक खास तौर की बीमारी जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं, वो भी इन बर्ड से हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि देखिए, पशु और पक्षी प्रेमी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए पशुओं के लिए बाड़ा अलग बनाया जाता है, पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं, कृपया उनको घर का हिस्सा ना बनाएं। तो इसलिए ये ध्यान रखें। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पशु पालन करता है, मुर्गी पालन करता है, कबूतर है, या कोई भी ऐसी चीजों का पालन कर रहा है या उसके व्यवसाय में इन्वॉल्व है, तो साल में एक बार वो अपने फेफड़े की कार्यक्षमता की जांच जरूर कराता रहे। और हाँ, कार्यस्थल पर मास्क लगा के रखे, जिससे कि जो पक्षियों के जो पंख होते हैं, जब वो पंख फड़फड़ाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और वो हमारी सांस के साथ फेफड़े में चले जाते हैं, और फिर वो हमें हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस जैसी या बर्ड फैंसियस डिजीज, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको पैदा करते हैं, उनको रोका जा सकता है। और इस बीच महेश शर्मा जी बड़ौद से हमारे रेगुलर कॉलर जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। जी महेश शर्मा जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार जी। बताएं महेश जी। मैं चाह रहा हूँ जी, आज जो लोग तम्बाकू खाते हैं और शराब पीते हैं उनका निवारण कैसे होगा, और हमें अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या सावधानियां। और महेश शर्मा जी की बात मानते रहे तो तंबाकू से निजात मिल जाएगी। जी बिल्कुल महेश शर्मा जी, हमेशा ये डॉक्टर साहब ये सवाल उठाते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, एक तो एक्टिव स्मोकिंग होगी, अगर हम एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो इसकी क्या? देखिए, जब कोई धूम्रपान करता है यानी एक्टिव स्मोकिंग करता है तो उसका 30% धुआं जो है उसके फेफड़े में जाता है, लेकिन जो 70% धुआं है वो अड़ोसी पड़ोसी आसपास में जो लोग हैं उनके फेफड़ों में चला जाता है। तो और पैसिव स्मोकिंग इज इक्वली हार्मफुल टू एक्टिव स्मोकिंग। तो जो परोक्ष धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग है वो उतनी ही नुकसानदायक है जितना कि एक्टिव स्मोकिंग है। तो इसलिए लोग सोचे मैंने तो सिगरेट नहीं पी, लेकिन अगर सिगरेट पीने वाले के बगल में खड़े रहे या वो ऑफिस में उसके साथ कुर्सी पे बैठे रहे, चाय पीते रहे, तो या घर में मान लीजिए ससुर जी पी रहे हैं, तो बहू हो चाहे बच्चे हो चाहे कोई और हो, उन सबको नुकसान करता है। तो इसलिए सिगरेट पीने वालों से मेरा ये निवेदन है कि पहले तो वो पिए ना, और पिए तो कम से कम घर के अंदर ना पिए या दोस्तों यारों के साथ ना पिए, क्योंकि ये सब अपने अपने लोग हैं, आपके आत्मीय लोग हैं, इनके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचेगा। जी, और डॉक्टर सूर्यकांत, जो आपने इसमें रेशियो बताया कि 30 और 70 का, तो ये तो एक आई ओपनर है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी, और आज का ये शो सुनने के बाद निश्चित तौर पर लोग उनसे दूरी बना लेंगे जो लोग स्मोकिंग करते हैं। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर सूर्यकांत, आपका एक बहुत संक्षिप्त संदेश हमारे श्रोताओं के लिए चाहिए। देखिए, फेफड़ा जो ईश्वर ने दिया है वो जिंदा रहने के लिए है और स्वस्थ रहने के लिए है। तो इस फेफड़े को अशुद्ध मत होने दें, तो इसलिए वायु प्रदूषण से बचें और वायु प्रदूषण को ना होने दें। और दूसरी बात कि फेफड़ों का जो स्वास्थ्य बनता है वो मिलता है ताजी हवा से, वो मिलता है प्राणायाम से, योग से, एक्सरसाइज से। तो इन सबको करते रहें, और हाँ, धूम्रपान या कोई नशा ना करें, और अपने को फेफड़े को स्वस्थ रखें, अपने को भी स्वस्थ रखें, और इसकी शिक्षा जो है वो दूसरों को भी समझाते रहे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सूर्यकांत, आप स्वास्थ्य श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आपसे भी ये कहेंगे कि डॉक्टर सूर्यकांत ने आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें। इसी की कामना के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।